So hello everyone. So this is CS Anitya Saraf and now we are going to revise some reporting standards. So सबसे पहले ऐसे 700 that is forming an opinion and reporting on financial statements. तो स्टैंडर्ड का नाम क्या है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब कौन सा ओपिनियन की बात हो रही है यहाँ पे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन की बात हो रही है. और जब रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो यानी अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का क्या फॉर्मेट रहने वाला है, हमारे रिपोर्टिंग का क्या फॉर्मेट रहने वाला है, उस चीज की बात होने वाली है. अब अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क दो टाइप्स के होता है. एक होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, एक होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क. जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करें तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क का मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो कि डिजाइन किया गया है टू मीट द कॉमन नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का मतलब होता है वो फ्रेमवर्क जो डिजाइन किया गया है टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स. जैसे कि कोई बैंक की रिक्वायरमेंट है, किसी थर्ड पार्टी, किसी इन्वेस्टर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है. अब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के भी दो हिस्से हो सकते हैं, दो टाइप्स हो सकते हैं. एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क. अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन. फेयर प्रेजेंटेशन के अंदर भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका वो क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन है. फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इन्वॉल्व्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ. मगर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है फेयर प्रेजेंटेशन है तो इसमें एक्नॉलेजमेंट आता है, इसमें एक्नॉलेजमेंट आता है तीन चीजों के बारे में. दैट मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकता है डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क, या फिर मैनेजमेंट डिपार्ट कर सकता है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस टू अचीव बेटर प्रेजेंटेशन. तो मेनली अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है. और कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात करें तो इट आल्सो रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द एफआरएफ बट देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट एज लाइक इन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. उसके बाद अगर बात करें फॉर्मिंग एन ओपिनियन तो ऑडिटर हमेशा रिजनेबल एश्योरेंस दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है. अब रिजनेबल एश्योरेंस देने के लिए ऑडिटर को क्या क्या बातें कंसीडर करनी होंगी? तो ऑडिटर को कंसीडर करनी होंगी कि क्या उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है. दूसरी चीज उसे इवैल्यूएट करना होगा कि जो भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स उसने इवैल्यूएट किए हैं वो मटेरियल तो नहीं है. तीसरी चीज उसे इवैल्यूएट करनी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं है. और कैसे देखेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं है? तो वो देखेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन प्रॉपर है क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया है क्या, वो देखेगा मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स रीजनेबल हैं क्या, वो देखेगा डिस्क्लोजर्स प्रॉपर हैं कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, और जो भी टर्मिनोलॉजीज या टाइटल यूज किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है. और चौथी चीज ऑडिटर देखेगा यहाँ पे कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया गया है इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क तो क्या सचमुच वो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करता है कि नहीं करता. तो ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे रिजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, तभी जाके वन मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है. और कंक्लूड करने के लिए कि रिजनेबल एश्योरेंस वो ऑब्टेन कर पा रहा है कि नहीं, ऑडिटर यहाँ पे चार बातें कंसीडर करने वाला है. SAA अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, इवैल्यूएशन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एज पर द एफआरएफ, एंड चौथी चीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है तो सचमुच फेयर प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. उसके बाद अगर ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि मैं ऑडिट कर रहा हूं अपने ताऊ का, मैं ऑडिट कर रहा हूं अपने ताऊ का, और पार्टिकुलरली जो ताऊ है उस ताऊ को हमने क्या बोला, उस ताऊ को हमने बोला ताऊ तुम्हारा गोइंग कंसर्न खतरे में है और उसकी वजह से ताऊ कोमा में चला गया. तो ताऊ गोइंग कंसर्न कोमा, ताऊ गोइंग कंसर्न कोमा. तो ताऊ यानी T फॉर टाइटल, A फॉर एड्रेसी, O फॉर ओपिनियन, O फॉर बेसिस ऑफ ओपिनियन. उसके बाद गोइंग कंसर्न, उसके बाद गोइंग कंसर्न, उसके बाद कोमा यानी की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला पैराग्राफ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. और तीन चीजें मैंने बताया था कि हर दुनिया के हर रिपोर्ट में आता है तो उसको अलग से याद करने की जरूरत भी नहीं है. डेट, प्लेस, सिग्नेचर. तो टाइटल की बात करें तो वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट का टाइटल होगा. एड्रेस की बात करें तो अपन यहाँ पे शेयर होल्डर्स को एड्रेस करेंगे. ओपिनियन की बात करें तो यहाँ पे हम ओपिनियन लिखेंगे और साथ में एंटिटी का इंट्रोडक्शन देंगे कि कौन से क्लाइंट का ऑडिट हो रहा है, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है. हम स्टेटमेंट देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हुआ है. हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ है, कौन से पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हुआ है.
और उसके बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर हम लोग बताएंगे कि हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो किया है, हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लिए हैं, हमने कोड ऑफ एथिक्स की सारी रिक्वायरमेंट फॉलो करी है एंड अकॉर्डिंगली हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है, अकॉर्डिंगली हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे पा रहे हैं। उसके बाद आता है गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। तो गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में जो रिपोर्टिंग होने वाली है 570 के अकॉर्डिंग होने वाली है, जो बहुत ही सिंपल है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर इनअप्रोप्रिएट है और मैनेजमेंट ने उसके बारे में डिस्क्लोजर भी नहीं दे रखा, तब तो एडवर्स ओपिनियन ही दूंगा मैं। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है बट देयर आर सम अनसर्टेनिटीज विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, देयर आर सम अनसर्टेनिटीज विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, और उन अनसर्टेनिटीज के बारे में मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तब मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करूंगा, तब मैं उसके बारे में डिस्क्लोजर दूंगा इन दिस गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। कहां डिस्क्लोजर दूंगा? इन द गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। और अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर नहीं दे रखा तो भैया फिर तो मेरे पास उपाय नहीं है, फिर तो मुझे क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन ही देना होगा। उसके बाद की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ आता है जिसकी रिपोर्टिंग 701 के अकॉर्डिंग होनी है। फिर अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ आता है जिसकी रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्टिंग 720 के अकॉर्डिंग होनी है। फिर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ आ जाएगा, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ आ जाएगा। ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी में दुनिया भर की जितनी भी रिस्पांसिबिलिटीज हो सकती हैं रिगार्डिंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, कि हम रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, हम एविडेंस लेंगे, वो सारी चीजें आ जाएंगी। फिर आता है लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज, कि हम अपने रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करेंगे कि ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज कहां डिस्क्राइब की गई है, किस एनेक्चर में डिस्क्राइब की गई है, या फिर किस वेबसाइट से रिस्पांसिबिलिटीज डाउनलोड हो जाएगी। देन अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज जिसमें 143 सबसेक्शन 3 वगैरह आ जाएगा, कारो वगैरह आ जाएगा। देन सिग्नेचर जिसके अंदर एंगेजमेंट पार्टनर का सिग्नेचर, फर्म का नाम, मेंबरशिप नंबर, यूरिन नंबर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। देन डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द प्लेस ऑफ सिग्नेचर। प्लेस ऑफ सिग्नेचर मतलब वो शहर जहां ऑडिट रिपोर्ट साइन हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस स्टैंडर्ड के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि अगर कोई भी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया गया है इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि जरूरी नहीं है, एप्लीकेबल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे ऑडिटर क्या देखने वाला है कि वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है तो ऑडिटर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के ऊपर भी ओपिनियन देगा, और अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो वो उसके ऊपर ओपिनियन नहीं देगा, और मैनेजमेंट को बोलेगा कि भैया सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को क्लियर कट वे में डिफरेंशिएट करो फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और लास्टली एक टॉपिक आता है स्टैंडर्ड में, ऑडिट रिपोर्ट फॉर ऑडिट्स कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद बोथ स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो अगर ऐसा है कि मेरे को स्टैंडर्ड्स का भी रेफरेंस देना चाहिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का भी रेफरेंस देना चाहिए, तो इन दैट सिचुएशन में खाली ये देखूंगा कि स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में कहीं कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, दोनों की रिक्वायरमेंट्स कॉमन है, रिक्वायरमेंट्स मैच कर रही है, स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करके सेम ओपिनियन निकल के आता है, तो वहां पे मैं दोनों का रेफरेंस दे दूंगा। और अगर ऐसा होता है कि यार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने से मेरा ओपिनियन ही बदल जाता, ईओएम पैरा मेरे को स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तो डिस्क्लोज करना है बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट नहीं करना, सो इन दैट सिनेरियो में दोनों मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस नहीं दूंगा, सिर्फ स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस दूंगा। और अगर मैं स्टैंडर्ड्स के साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का भी रेफरेंस देता हूं तो मेरे को क्लियरली बताना होगा ओरिजिन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आता है 705, दैट इज मॉडिफिकेशंस टू द इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो मॉडिफिकेशन का सिंपल मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। या तो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं या तो मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं। और मॉडिफिकेशन के 3 कैटेगरीज हैं, क्वालिफाइड है, एडवर्स है, डिस्क्लेमर है, QAD। अब क्वालिफाइड की बात करें तो क्वालिफाइड में हमने 2 सिनेरियोज में डिवाइड किया था। पहला सिनेरियो कि एज ए ऑडिटर मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले पा रहा हूं और कंक्लूड कर पा रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसका इफेक्ट मटेरियल तो है मगर परवेसिव नहीं है। और दूसरा सिनेरियो कि मैं एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा हूं, बट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं करके जो पॉसिबल इफेक्ट नजर आ रहा है मुझे मिस स्टेटमेंट का, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मिस स्टेटमेंट्स है वो मटेरियल तो होंगी मगर परवेसिव नहीं होंगी, तो वहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर एडवर्स की बात करें तो वहां पे एक ही सिचुएशन है कि मैं एविडेंस ऑब्टेन किया हूं और मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं कि जो मिस स्टेटमेंट्स है उसका जो पॉसिबल जो मिस स्टेटमेंट्स है उसका जो इफेक्ट होने वाला है, जो एक्चुअल इफेक्ट होने वाला है
वो मटेरियल भी रहने वाला है और परवेसिव भी होने वाला है, तब मैं एडवर्स ओपिनियन दूंगा। और अगर डिस्क्लेमर की बात करें तो मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में ऑब्टेन नहीं कर पाया और मेरे को ऐसा लगता है कि जो पॉसिबल इफेक्ट होने वाला है मिस स्टेटमेंट का वो मटेरियल भी होने वाला है और एडवर्स भी होने वाला है, तब जाकर मैं डिस्क्लेमर दूंगा। तो क्वालिफाइड की जो वर्डिंग्स थी वो बिल्कुल शोले स्टाइल में थी कि as per the information and explanation obtained by us we report that the financial statements are true and fair except for, और फिर except for करके वो जो मैटर्स थे हम basis for qualification पैराग्राफ में डाल देते थे। एडवर्स की जो लैंग्वेज थी वो थी बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ एडवर्स पैराग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग रिपोर्टिंग करते थे। और डिस्क्लेमर के पैराग्राफ में तो हम लोग क्लियर कट लिखते थे कि भैया हम ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर पैराग्राफ एंड बिकॉज वी हैव नॉट ऑब्टेन्ड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि स्पेशल कंसिडरेशंस क्या है क्यूएडी में, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर में, सो इन दैट सिचुएशन हम अपने आंसर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फॉलो होगा तो कैसे ड्राफ्टिंग होगी और कंप्लायंस फ्रेमवर्क फॉलो होगा तो कैसे ड्राफ्टिंग होगी। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फॉलो होता है तो ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज होता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क फॉलो होता है तो वर्ड ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज नहीं होता है। उसके बाद अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है, लॉजिकली ध्यान रखनी है कि अगर मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा हूं तो मेरा जो कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है 700 के हिसाब से वो कहां चेंज होगा। तो एक तो जो ओपिनियन पैराग्राफ था उसका नाम चेंज हो जाएगा, दूसरा जो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ था उसका नाम बन जाएगा बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन ऑब्लिक एडवर्स ओपिनियन ऑब्लिक डिस्क्लेमर। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है डिस्क्लेमर, कि अगर मैंने डिस्क्लेमर दिया है तो कहां चेंजेस आएगा रिपोर्ट में। तो डिस्क्लेमर दिया है तो एक तो ओपिनियन पैराग्राफ का नाम चेंज हो जाएगा, एक बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ का नाम हो जाएगा बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर। अब डिस्क्लेमर का मतलब होता है कि मैं कहीं भी ओपिनियन नहीं दे रहा, तो यहाँ जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैराग्राफ है वहां जहां जहां मैंने लिखा है कि हमने ऑडिट कंडक्ट किया है, हमने स्टैंडर्ड्स फॉलो किया है, हमने एविडेंसेस लिया है, तो वो सारी चीजें हट जाएंगी। और साथ ही साथ जब भी हम डिस्क्लेमर देते हैं तो स्टैंडर्ड कहता है कि तुम की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो जब भी हम रिपोर्ट को डिस्क्लेम करते हैं तो स्टैंडर्ड कहता है कि तुम की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं कर सकते, तो अकॉर्डिंगली वहां पे की ऑडिट मैटर का जो रिपोर्टिंग है वो भी क्या होगा, आ जाएगा, राइट। तो जो की ऑडिट मैटर का पार्ट है वो भी हट जाएगा, तो की ऑडिट मैटर का जो पैराग्राफ है वो भी हट जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे 706, अब ऐसे 706 के अंदर क्या है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की बात करें तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स थे। सबसे पहले एम्फेसिस ऑफ मैटर मतलब एक फाइनेंशियल मैटर है, एक ऐसा मैटर है जिसको ऑलरेडी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एप्रोप्रिएट तरीके से डिस्क्लोजर किया हुआ है, बट ऑडिटर को लगता है कि वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इसलिए ऑडिटर दोबारा उसे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करना चाहता है। तो ऑडिटर उस मैटर को दोबारा से एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकता है। उसको हाईलाइट करने के लिए खाली कंडीशन क्या है कि एक तो वो क्लियर कट रेफरेंस देगा कि वेयर सच मैटर कैन बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरी चीज अगर ऑडिटर ने उस मैटर को की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर रखा है तब वो चीज ईओएम में नहीं आएगा, या फिर अगर ऑडिटर ने उस रिस्पेक्ट में रिपोर्ट को मॉडिफाई किया हुआ है तब वो मैटर जो है एम्फेसिस ऑफ मैटर में नहीं आएगा। और फिर होता है अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ। तो अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ का मतलब होता है एक ऐसा मैटर जो कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया है, जो कि एक नॉन फाइनेंशियल मैटर है, बट ऑडिटर को लगता है कि यूजर के फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, तो ऑडिटर उसे अदर मैटर पैरा में इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, जैसे कि कंपोनेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ है या प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ है। और उसके बाद आता है ऐसा 701 दैट इज की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। तो अगर की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ की बात करें तो ऐसे 260 के अंदर वी हैव कम्युनिकेशन टू दोस्त चार्जेस गवर्नेंस। अब ऐसा 701 क्या कहता है कि आउट ऑफ द मैटर्स जो भी आपने दोस्त चार्जेस गवर्नेंस को कम्युनिकेट किया है ना एज पर ऐसे 260, उन मैटर्स में जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट ऑडिट मैटर्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स हैं चाहे वो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स हैं, आप उनको की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर लीजिए। और अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं तो आप की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं करोगे। अब की ऑडिट मैटर होता क्या है, की ऑडिट मैटर वो मैटर्स हैं जो आपके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से करंट ईयर ऑडिट में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, और ये उन मैटर्स में से सिलेक्ट होगा जो कि आपने दोस्त चार्जेस गवर्नेंस को कम्युनिकेट किया है। इसको ऑब्जेक्टिव है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें। ठीक है, अब एक चीज अपने को ध्यान रखना है, एक चीज अपने को क्या ध्यान रखना है कि की ऑडिट मैटर्स का जो कॉन्सेप्ट है, पहली बात सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल है। दूसरी बात अपने को ध्यान में ये रखनी है कि की ऑडिट मैटर सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
मैनेजमेंट ये ना समझ ले कि अरे ऑडिटर ने इस चीज के बारे में की ऑडिट मैटर में बता तो दिया है, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की क्या जरूरत है। दूसरी चीज अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी मैटर के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मैंने रिपोर्ट को मॉडिफाई करा हुआ है तो वो की ऑडिट मैटर में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस चीज को मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, भले ही वो एक की ऑडिट मैटर है। एक और चीज मेरे को ध्यान रखनी है कि अगर मान लो मैटर अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न और मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे रखा है, तो यानी कि वो मैटर भले ही एक की ऑडिट मैटर हो, वो की ऑडिट मैटर में नहीं आएगा, क्योंकि वो गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में जाएगा, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में, जिसका जिक्र हमने ऐसे 700 में किया था एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में, जिसकी रिपोर्टिंग ऐसे 570 के हिसाब से होगी, 570 के हिसाब से होने वाली है। ठीक है, अब की ऑडिट मैटर्स को जब हम डिटरमाइन करेंगे तो बेसिकली यहां पर हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से डिटरमाइन करने वाले हैं कि ऐसे 315 में जब हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया था, जब हमने ROMM आइडेंटिफाई किया था, जब हमने सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किया था, तो ऐसे 315 में सिग्निफिकेंट रिस्क जब आपने आइडेंटिफाई किया था तब आपको जो लगा कि यार यहाँ पे ना रिस्क बहुत ज्यादा है, एसेस्ड रिस्क ऑफ मिसटेकिंग बहुत ज्यादा है, या फिर जहां भी आपको लगता है कि मैनेजमेंट के जजमेंट्स इन्वॉल्व है, या फिर आपको लगता है कि साल में कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो जो ऐसे 315 की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तुमको लगता है ROMM बहुत ज्यादा है या मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है या फिर सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं साल भर में, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं साल भर में, तो उन मैटर्स में से ऑडिटर की ऑडिट मैटर सेलेक्ट कर लेगा, और की ऑडिट मैटर जब वो सेलेक्ट करेगा और जब वो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में उसको डिस्क्लोज करेगा, वो क्लियर कट रेफरेंस देगा टू वेयर इट कैन बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो बताएगा कि ऑडिटर को क्यों लगा कि ये मैटर इतना सिग्निफिकेंट है, और वो ये भी बताएगा कि भाई उसने उस मैटर को कैसे आइडेंटिफाई किया था और फिर मैनेजमेंट ने उस मैटर को कैसे एड्रेस किया था, तो वो सारी बातें प्रॉपर्ली बता देगा। अब यहां पे मान लो सपोज मेरे को ऑडिट करते वक्त कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं मिला, तो अगर ऑडिट करते वक्त मेरे को कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं मिला तो मेरा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, मेरा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ये होगा कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स जो कि बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में दिए हुए हैं, या फिर एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स जो कि गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में दिया हुआ है, मेरे को ऑडिट करते वक्त कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं मिला। अब उनको मैंने एक्सेप्शन में इसलिए डाल दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो की ऑडिट मैटर्स हैं, बाय डिफॉल्ट दे आर की ऑडिट मैटर्स। और एक लास्ट क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट बनता है कि देयर आर 2 सर्कमस्टेंसेस जहां पे मेरे को की ऑडिट मैटर ऑडिटर्स रिपोर्ट में कम्युनिकेट नहीं करनी। पहला सिनेरियो कि लॉ या रेगुलेशन मना करता है कि सर आपने इस सिनेरियो के बारे में की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करना, तो अगर लॉ रेगुलेशन मना करता है तो हम भी इंक्लूड नहीं करेंगे भाई। और दूसरी चीज, एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस में अगर ऑडिटर को लगता है कि अगर हम की ऑडिट मैटर में किसी मैटर को इंक्लूड कर देते हैं तो उसका जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है वो पब्लिक बेनिफिट से ज्यादा होगा, तो अपना जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था की ऑडिट मैटर्स में की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ में किसी मैटर को इंक्लूड करने का टू अचीव पब्लिक बेनिफिट, टू प्रोवाइड मोर डिस्क्लोजर्स, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस मैटर को डिस्क्लोज करने का एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस उसके पब्लिक बेनिफिट को आउटवे कर जाएगा, तो हम लोग उस मैटर को की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दिस वी हैव टू रिमेंबर इन एसे 701, दैट इज की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में हमने 700 किया, that is forming an opinion and reporting on financial statements, 701 किया that is key audit matters, 705 किया that is modifications to the opinion in the independent auditor's report, 706 किया that is emphasis of matter paragraph and other matter paragraph in the independent auditor's report, और एक स्टैंडर्ड लास्ट में और करेंगे इस रिपोर्टिंग सीरीज में, that is 710 जो कि कंपैरेटिव्स के बारे में था। किस चीज के बारे में था? कंपैरेटिव्स के बारे में था। 720 भी वैसे तो रिपोर्टिंग सीरीज में आता है, बट हम उसको रिपोर्टिंग सीरीज में नहीं करने वाले। तो 710 जो कि कंपैरेटिव्स के बारे में था। अब अगर हम कंपैरेटिव्स की बात करें पार्टिकुलरली, तो कंपैरेटिव्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय कंपैरेटिव्स? तो वहां पे हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज करी थी, दैट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या वर्ड यूज किया था? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब स्टैंडर्ड का नाम क्या था? जब 710 की बात कर रहे हैं तो ऐसे 710 के अंदर व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड? क्या था स्टैंडर्ड का नाम? कंपैरेटिव क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और फिर क्या था पूरा नाम? करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म क्या है? व्हाट इज द ब्रॉड टर्म हियर आउट? तो ब्रॉड टर्म इज करस्पॉन्डिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और उसका क्या मतलब था? उसका ये मतलब था कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कि भैया पिछले साल का या और भी पिछले सालों का इंफॉर्मेशन अगर साथ में डिस्क्लोज किया हुआ है तो उसको हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब हमारे देश में जो कानून चलता है वो चलता है करस्पॉन्डिंग फिगर्स, और जो विदेशों में कानून चलता है वो चलता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
तो करस्पॉन्डिंग फिगर्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स में ये होता है कि एक तो देखो सिर्फ पिछले साल का इन्फॉर्मेशन साथ में इंक्लूडेड रहेगा, और वो पिछले साल का इन्फॉर्मेशन सिर्फ करंट ईयर के इन्फॉर्मेशन के साथ रीड करने के लिए रहेगा, उसमें तुम कुछ ओपिनियन नहीं दोगे, ओपिनियन तुम सिर्फ करंट ईयर में दोगे। और अगर हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जो विदेशों में कॉन्सेप्ट चलता है कि अपना ओपिनियन हर साल में रहेगा। अगर पिछले 4 साल का भी इंफॉर्मेशन साथ में इंक्लूडेड है तो हर साल में मेरा जो ओपिनियन है वो रहेगा। अब मेरी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहने वाली है इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर। सबसे पहले मैं क्या देखने वाला हूं कि पार्टिकुलरली जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो एप्रोप्रिएटली फॉलो हो रहा है कि नहीं, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, एप्रोप्रिएटली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर मेरे को कहीं मिस स्टेटमेंट मिलने की संभावना तो नहीं लग रही, और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट ढूंढने की संभावना नहीं लग रही। इसके लिए मैं अप्लाई करूंगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जैसे ही मेरे को मिस स्टेटमेंट मिलेगा मैं ऑब्टेन करूंगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। मैं क्या करूंगा, ऑब्टेन करूंगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, और साथ ही साथ मैं मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा एज पर ऐसे 580, और सब्सिक्वेंट इवेंट्स का भी ध्यान रखूंगा एज पर ऐसे 560। ठीक है, सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन का भी ध्यान रखूंगा एज पर ऐसे 560। मगर अगर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑडिट नहीं हुआ है, सो इन दैट सिनेरियो मेरे को क्लोजिंग बैलेंसेस के करेक्टनेस में भी डाउट होगा, तो मैं 510 भी अप्लाई करूंगा, और साथ ही साथ मैं अदर मैटर्स पैराग्राफ में उस चीज को रिपोर्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, अदर मैटर्स पैराग्राफ में उस चीज को रिपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अब जब मैं वहां पे रिपोर्टिंग करूंगा तो मेरे को हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देना, ओपिनियन देना है। अब ऐसा भी हो सकता है सर कि मान लो 2023-24 चल रहा है, पिछले साल का इन्फॉर्मेशन जो साथ में अटैच किया हुआ है उसका ओपिनियन में इस साल कुछ और दे रहा हूं और पिछले साल कुछ और दिया था, तो वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है। तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो मैं रीजंस ऑफ डिफरेंस बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, रीजंस ऑफ डिफरेंस बताऊंगा इन माय ऑडिट रिपोर्ट इन द अदर मैटर पैराग्राफ। तो बेसिकली मेरे को ये सारी चीजें ध्यान रखनी है इन एसए 710, और ये अपना रिपोर्टिंग सीरीज खत्म होता है एक्सेप्ट एसए 720।